नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम हमारे 8वीं कक्षा के जो हिंदी विषय है उस हिंदी विषय में जो हम दूसरी इकाई की जो पहली कविता सीख रहे थे जिसका नाम है धरती का आंगन महके। तो पिछली 2 तासिका में हमने यह कविता अच्छी तरह से सीखी है। इस कविता का जो सरल अर्थ है, इस कविता का जो भावार्थ है वो हमने अच्छी तरीके से पाठ्य पुस्तक के द्वारा अच्छी तरह से समझकर भी लिया है और आपने आपकी कापियों में इन कविता का जो भावार्थ है, जो सरल अर्थ है वो आपने अपनी कापियों में अच्छे और सुंदर अक्षरों में समझकर लिखा होगा। तो जैसे कि हमने हमारी दूसरी इकाई की जो पहली कविता सीखी है जिसका नाम है धरती का आंगन महके, तो इस कविता के जो कवि हैं डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी। तो इनके बारे में हमने पिछली तासिका में उनका परिचय अच्छी तरह से लिया था। हमारे पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 25 पर यह जो कविता हमने सीखी थी, तो इसमें भी कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है। ये भी हमने अच्छी तरीके से पिछली तासिका में सीखा था। तो जो आज हम इस कविता का जो पुनरीक्षण करने वाले हैं, यानी उसकी आज हम रिवीजन करने वाले हैं। तो पिछली 2 तासिका में हमने इस कविता के माध्यम से जो कविता में कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी इन्होंने जो सीख दी है, जो संदेश दिया है, उस संदेश को हमने अच्छी तरह से समझकर भी ले लिया है। फिर भी सारांश के रूप में आपको मैं जो इस कविता में कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी ने इन्होंने जो संदेश दिया है, जो इस पाठ का उद्देश्य है, उस पाठ के उद्देश्य को हम समझकर लेते हैं। ठीक है, देखो फलक की ओर ध्यान दो। जो पाठ का उद्देश्य है, तो इस कविता में कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी इन्होंने कविता के माध्यम से कर्म, ज्ञान और विज्ञान इनकी महत्ता का वर्णन किया है। कर्म, ज्ञान और विज्ञान इनकी महत्ता का वर्णन किया है। आपको तो मालूम है कि आज की सदी में विज्ञान के युग में मानव ने कितनी तरक्की की है। हर क्षेत्र में मानव ने विज्ञान में ऐसे की है, तो हर ऐसे क्षेत्र में मानव ने विज्ञान में बहुत ही ज्यादा तरक्की की है। तो इसी महत्ता का वर्णन कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी इन्होंने इस कविता में किया है और साथ ही उन्होंने इन्हें अपनाने की प्रेरणा भी हमें दी है। और इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश भी दिया है कि सदाचार और स्नेह के द्वारा मानवता की रक्षा की जा सकती है। सदाचार यानी अच्छे आचार, अच्छे विचार, जो अच्छा आचरण करते हैं उसे सदाचार कहते हैं। और स्नेह यानी प्रेम, तो मानव को मानवता की रक्षा करने की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और यह जब तभी संभव होगा जब हर मानव अपने मन में सदाचार और स्नेह के द्वारा मानवता की रक्षा करेगा। तो जिस तरह से हमने पिछली 2 तासिका में इस कविता के आधार पर जो सीख मिली है, जो कर्म, ज्ञान, विज्ञान की महत्ता का जो वर्णन इस कविता में कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी इन्होंने किया है, इसका अध्ययन हमने अच्छी तरह से पिछली तासिका में किया ही है। तो आज की तासिका में जो हम इस कविता के आधार पर जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्न को किस तरह से लिखना है, यह हम अपने वर्कबुक यानी स्वाध्याय पुस्तिका के जरिए इन प्रश्नों के उत्तर को किस तरह से लिखा जाता है, जो कृतियुक्त आधार पर जो आकृति निकालकर जो हम उनके सवालों के जवाब लिखते हैं, तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर किस तरह से लिखना चाहिए
पद्यांश के आधार पर उत्तर को कैसे लिखा जाता है, इसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तो सभी के पास वर्कबुक होनी चाहिए स्वाध्याय पुस्तिका में। मैं आपको स्वाध्याय पुस्तिका के जरिए उत्तर को कैसे लिखना है, स्वमत को कैसे लिखना होता है, तो ऐसे हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से लिखकर समझकर अगर आप उसे लिखने का प्रयास करेंगे, अपने शब्दों में उसके उत्तर लिखेंगे, तो परीक्षा में आपको इस कविता के आधार पर कोई भी प्रश्न पूछे तो आपको आसानी से इनका जवाब लिखने के लिए आ सकता है। तो चलो हम देखते हैं कि स्वाध्याय पुस्तिका के आधार पर हमें इस कविता के आधार पर किस तरह से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो देखो छात्रों, जो दूसरी इकाई की जो पहली कविता हम सीख रहे थे जिसका नाम है धरती का आंगन महके, इसके कवि है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी। तो इस कविता के आधार पर हमें परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। देखो प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला है, धरती का आंगन इससे महकता है। तो धरती का आंगन किससे महकता है? कर्म ज्ञान विज्ञान से। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कर्म ज्ञान और विज्ञान से। दूसरा है, इंसान का संबंध इससे न हो। कवि ने क्या कहा है? इंसान का संबंध किससे न होना चाहिए? विनाशक अस्त्रों से। बराबर, तो यहां पे आप लिख सकते हैं विनाशक अस्त्रों से। दूसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। जो समानार्थी वाले शब्द जो है हमने देखे थे कविता के जरिए, तो उसमें पहला पूछा है राह। राह यानी उसके लिए समानार्थी शब्द है रास्ता या मार्ग या फिर पथ। इन तीनों में से कोई भी आप एक शब्द लिख सकते हैं। उसके बाद है दूसरा मेधा। तो मेधा के लिए समानार्थी शब्द है बुद्धि। ठीक है, आगे देखिए, कृतियुक्त आधार पर हमें प्रश्न किस तरह से पूछे हैं। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। देखो, जो पद्यांश हमें परीक्षा में दिया जाता है, तो पाठ्य पुस्तक में जो पन्ना नंबर 25 पर जो हमने कविता सीखी थी धरती का आंगन महके, तो उसके जो पहले भाग के बारे में हमने जो अध्ययन किया था, तो उस भाग पर हमें यह प्रश्न इसके उत्तर लिखने हैं। जैसे देखो, धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, यहां से लेकर किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। तो कविता के जो 8 पंक्तियां हैं, इन 8 पंक्तियों के आधार पर हमें कृतियुक्त आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे देखो, पहला ही प्रश्न पूछा गया है, कवि की अपेक्षाएं। जो कवि ने अपनी अपेक्षाएं बताई गई है उनको कृति के आधार पर हमें लिखना है। जैसे देखो, कवि ने क्या अपेक्षाएं की है? धरती का आंगन कर्म ज्ञान और विज्ञान से महके। दूसरा है, धरती सदैव हरी भरी रहे। तीसरा है, शिल्पकला खूब विकसित हो। शिल्पकला यानी जिसे हम मूर्तिकला कहते हैं। और चौथा है, विनाशक अस्त्रों से मनुष्य का संबंध न हो। पांचवा भी हम लिख सकते हैं, यह पृथ्वी फल फूलों से खूब विकसित हो। और छठा भी लिख सकते हैं हम, सभी मिलकर वसुधा का जयगान करें। तो इस तरह से आप इन 6 में से कोई भी उत्तर लिख सकते हैं। देखो, मैं फिर से बताता हूं, धरती का आंगन कर्म ज्ञान विज्ञान से महके, धरती सदैव हरी भरी रहे। तीसरा है, शिल्पकला खूब विकसित हो जाए। चौथा है, विनाशक अस्त्रों से मनुष्य का संबंध न हो। आगे देखते हैं, जो दूसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। उसमें पहली कृति और दूसरी कृति दिखाई गई है। देखो, धरती का आंगन इससे महके। धरती का आंगन किससे महके? कर्म ज्ञान से और विज्ञान से। तो यहाँ पे आप कर्म ज्ञान से और विज्ञान से
ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, धरती का श्रृंगार इनसे हो। श्रृंगार यानी सजना सवरना। धरती किस तरह से सजी और सवारी रहे, धरती का श्रृंगार किस तरह से हो, तो फूलों से और फलों से। तो ये तो हमने सीखा ही है, ठीक है, अच्छी तरह से समझ कर लीजिए। देखो कृति 2 में देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। आकलन कृति के आधार पर कृतियुक्त प्रश्न है। मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुंचा है। तो मानव अंतरिक्ष यान से कहाँ पहुंचा है, जो हमने कविता की पंक्तियों में देखा ही था। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से। तो कहाँ कहाँ पर यान से पहुंचा है मनुष्य, चंद्रलोक और मंगल ग्रह। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चंद्रलोक और मंगल ग्रह। दूसरा प्रश्न देखिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है, सरिता के प्रवाहित होने से ये खिलेंगे। सरिता के प्रवाहित होने से क्या खिलेंगे, एक शब्द में लिखना है, तो वो शब्द है खेत, बराबर। दूसरा देखिए, पैरों की गति इसमें बंधी हुई है। पैरों की गति किसमें बंधी हुई है, विश्वासों की राह में। तीसरा है, ऐसे होते हैं अस्त्र। अस्त्र कैसे होते हैं, विनाशकारी। तो एक शब्द में हम लिखेंगे विनाशकारी। अच्छी तरह से समझकर देखिए। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, भावार्थ लिखना है। निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। जो पद्यांश दिया गया है देखो, धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। तो हमने जो कविता अच्छी तरह से सीखी है, मैंने आपको कविता का सरल अर्थ यानी जो भावार्थ है वो भी मैंने आपको किस तरह से लिखना है, यह कविता सिखाते वक्त मैंने आपको बताया है। फिर भी मैं कविता का भावार्थ किस तरह से लिखना चाहिए यह आपको बताता हूं। देखिए अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। धरती का आंगन महके, इस कविता के माध्यम से कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी के मतानुसार कर्म ज्ञान व विज्ञान की सहायता से धरती का आंगन महक रहा है। कर्म ज्ञान विज्ञान से धरती का नाम रोशन हुआ है। हमें नदियों की यानी सरिता की धारा को इस तरह से प्रवाहित करना है जिससे सारे खेत लहलहा उठे और संपूर्ण पृथ्वी धन धान्य से संपन्न हो जाए। तो इस तरह से आप इस कविता के पद्यांश का भावार्थ लिख सकते हैं। समझकर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। दूसरा देखिए, अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। तो इस दो पंक्तियों के भावार्थ हमें लिखने हैं, वो भी आपको इसी तरह से लिखने हैं। शुरुआत कैसी करनी है, धरती का आंगन महके, इस कविता में कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी के मतानुसार मनुष्य की जो अभिलाषाएं यानी जो इच्छाएं होती है वो इच्छाएं पूर्ण हो और अपनी इस इच्छाओं की पूर्ति के लिए विकास की राह पर मनुष्य हमेशा तेजी से आगे बढ़ सके। मनुष्य को यह भरोसा है कि आज नहीं तो कल उसकी सारी इच्छाएं, उसकी सारी आशाएं जरूर पूरी होगी। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विकास की राह पर हमेशा तेजी से आगे बढ़ता जाए। तो कुछ इस तरह से आप इसका भावार्थ लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको कविता के किसी भी पंक्ति का भावार्थ लिखने के लिए परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो कुछ इस तरह से जो मैंने आपको भावार्थ बताया, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करके कविता को समझकर उसका भावार्थ लिखना आपको आवश्यक है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। उसमें आकलन कृति में पहला है देखो,
जो गद्यांश अभी आगे का जो गद्यांश है, सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ शलाका मन सुंदरता आकती, प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता, आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। यानी जो दूसरे भाग में हमने जो कविता सीखी है, तो उस कविता के आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप कविता पाठ्य पुस्तक में कविता देखकर उसके शब्दार्थ के जरिए उसका सरल अर्थ समझकर उसके प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। जैसे देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य लिखिए। पहला है, सदाचार व स्नेह के जरिए मानवता का विकास होगा। तो ये पहला कथन, पहला वाक्य सत्य है, तो इसलिए यहाँ पे सत्य आएगा। हम सभी को मिलकर धरती का जयगान करने के लिए अर्चना करनी चाहिए, यानी प्रार्थना करनी चाहिए, तो ये भी कथन सत्य है। दूसरा देखिए, उत्तर लिखिए। प्रतिभा का पैमाना यह बनकर मन की गहराई मापता है। तो प्रतिभा का पैमाना मानवता का मीटर बनकर मन की गहराई मापता है। दूसरा देखिए, यह मन की सुंदरता का मूल्य बताती है। तो उसका उत्तर है, सदाचार की शुभ शलाका मन की सुंदरता का मूल्य बताती है। आगे देखिए, भावार्थ लिखना है। निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ शलाका मन सुंदरता आकती। तो इस दो पंक्तियों का भावार्थ हमें लिखना है। तो हम किस तरह से भावार्थ लिख सकते हैं? जैसे मैंने आपको कहा है, धरती का आंगन मह के इस कविता के माध्यम से कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी के मतानुसार एक एक सांस हमारे जीवन का पट बुनकर प्राणों का तन ढक दिया है। यानी इस संसार में सभी जीव एक एक सांस से, यानी जो प्राणवायु हम लेते हैं, यानी ऑक्सीजन लेकर अपने जीवन को चला रहा है। मनुष्य के भीतर जो सदाचार का गुण है, वह मनुष्य के शुभ शलाका मन की सुंदरता को आंकने का काम करती है। अर्थात मानव के विकास के लिए सदाचार और स्नेह को हमें अपनाना चाहिए। तो इस तरह से आप इसका भावार्थ लिख सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए तथा उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे देखो, जो शब्द दिए हैं उनके शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे मैं आपको एक बताता हूं, शरीर, शरीर यानी तन, उसे हम कहते हैं तन या देह। तो उसका वाक्य में प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं? मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह से आप कोई भी वाक्य, अपने मन के वाक्य लिख सकते हैं। तो वाक्यों को, अपने मन के वाक्य आपको लिखना है। मैं आपको अर्थ बताता हूं। मनुष्य, तो मनुष्य के लिए, उसके लिए पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है इंसान। जैसे वाक्य में प्रयोग हम कोई भी कर सकते हैं। जैसे मनुष्य का सबसे बड़ा गुण सदाचार और स्नेह होता है। इस तरह से आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। तीसरा है पृथ्वी, तो उसके लिए पर्यायवाची शब्द है धरती। पृथ्वी को हरा भरा बनाना हर मनुष्य की जिम्मेदारी होती है। चौथा है छाती, तो उसे सीना या फिर वक्षस्थल, ये भी हम लिख सकते हैं। जैसे वाक्य में प्रयोग हम इस तरह से लिख सकते हैं, राम ने वक्षस्थल यानी छाती पर माला धारण की। तो इस तरह से आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। पांचवा देखिए, पथ, पथ यानी राह, रास्ता या मार्ग, इनमें से कोई भी एक शब्द आप लिख सकते हैं।
वाक्य में प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, जहां चाह होती है वहां राह होती है। देखो फिर उस शब्द के नीचे मैंने अधोरेखित कर दिया है। तो कुछ इस तरह से आपको अर्थ लिखकर अपने मन के वाक्य यहाँ पर लिखना है। आगे देखिए, पाठों में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखो यहाँ पे सर्वनाम के शब्द हमें लिखने हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे देखो, जो सर्वनाम हमने सीखा था, संज्ञा के बदले जो इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के हमने 6 भेद भी सीखे थे व्याकरण के भाग में, जो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये 6 सर्वनाम के भेद हमने सीखे थे। तो जैसे देखो, जो मैंने सर्वनाम के शब्द लिखे हैं, मैं, वे, कोई, अपने, कौन, जो, हम, यह, अपने आप। तो ये जो सर्वनाम के जो शब्द लिखे हैं उनके भेद भी मैंने यहाँ पर लिखकर दिखाए और उनका वाक्य में उपयोग आपको अपने वाक्यों में करना है। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है मैं, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसका मैंने वाक्य में प्रयोग किया, मैं हर दिन पढ़ाई करता हूँ। तो आप इस तरह से कोई भी अपने मन के वाक्य लिख सकते हैं। ठीक तरह से देखकर अच्छी तरह से समझ कर लीजिए। आपको भी इस तरह से अपने वर्कबुक में यानी अपनी स्वाध्याय पुस्तिका में इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है। तो दोस्तों, देखा आपने स्वाध्याय पुस्तिका के जरिए जो हमने प्रश्न देखे, जो कृतियुक्त आधार पर हमें जो कविता के पद्यांश के ऊपर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न किस तरह से होते हैं। इससे पहले हमने पहली इकाई के भी जो गद्य पाठ थे, जो पद्य पाठ थे, तो इनके बारे में अच्छी तरह से हमने अध्ययन किया है। तो दूसरी इकाई के भाग में जो हमने पहली ही कविता सीखी, धरती का आंगन महके, तो इस कविता के आधार पर, इस पद्यांश के आधार पर हमें परीक्षा में कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ और भी ऐसे प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में आते हैं। अगर आप कविता का अध्ययन अच्छी तरह से करते हैं, कविता अच्छी तरह से समझकर पढ़ते हैं, तो इस कविता के आधार पर आपको कृतियुक्त कोई भी प्रश्न पूछे तो आपको परीक्षा में इस पद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आ सकते हैं। ठीक है। तो अच्छी तरह से वर्कबुक में इन सवालों के जवाब लिखिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। ठीक है। धन्यवाद।